हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा स्टडी पॉइंट। एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे केवीएस पीआरटी से रिलेटेड कुछ ऐसे क्वेश्चंस की जो कैंडिडेट को बहुत परेशान करते हैं। काफ़ी सारे वीडियोस वो लोग देख चुके हैं, लेकिन अभी भी उनको कोई ना कोई डाउट है। तो आज हम उन्हीं सॉल्यूशंस को ढूंढने की कोशिश करेंगे, जिससे कि हमारे जो क्वेश्चंस हैं उनके अनुरूप हम आगे की राह को आसान कर सकें। कट ऑफ एनालिसिस के बारे में भी बात करेंगे और कुछ ऐसे तर्क देने की कोशिश करेंगे जिससे कि सबसे सटीक कट ऑफ पता चल सके। मार्क्स कैलकुलेशन कैसे केंद्रीय विद्यालय करता है ये भी हम देखेंगे। दूसरा, फाइनल आंसर की और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे, और एक और कुछ बेसिक क्वेश्चंस को देखेंगे जो जनरली कैंडिडेट के दिमाग में इस वक्त हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए, जिससे कि आगे की वीडियोज़ आपको समय से मिलती रहे। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को वैकेंसीज जो नोटिफिकेशन आउट हुआ 2022 का उसमें बात कर लेता हूँ। तो इसमें हम अगर बात करें तो कैटेगरी वाइज नंबर ऑफ टेंटेटिव वैकेंसीज की अगर हम बात करें तो लगभग यूआर कैटेगरी में यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी में 2599, जिसको मैं लगभग 2600 ही कह के चलूँगा, 2600 के आसपास सीटें हैं। इसको मैं 2600 के आसपास कह दूंगा, और इसका रीज़न भी मैं बताऊंगा क्या है। ओबीसी में नॉन क्रीमी लेयर में 1731 और एससी में 962, एसटी में 481, ईडब्ल्यूएस में 641, यानी कुल मिलाकर के 6414 पोस्ट हैं, जिसमें जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं उनके लिए अलग अलग हैंडीकैप्ड कैटेगरी में अलग अलग सीट्स हैं। एक चीज़ जो आपको परेशान कर सकती है, और कई बार कुछ कट ऑफ एनालिसिस्ट जो कुछ बता रहे हैं कि इतनी जा सकती है इतनी जा सकती है, और बहुत ही कुछ चीज़ें चेंजिंग हुई हैं, उसको लेकर के हम बात करें तो सबसे पहले ये आपको पढ़ लेना ज़रूरी है। केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा जारी नोटिफिकेशन में ही लिखा हुआ है ये। द कट ऑफ डेट फॉर द डिटरमाइनिंग, जो किसी भी तरीके की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए जो डेट है वो है 26/12/2022। तो बहुत से कैंडिडेट तो ऐसे हैं जो इस डेट तक अपना सीटेट नहीं हायर किए हुए हैं, मतलब उनके पास सीटेट वैलिड नहीं था, या बहुत से लोग ऐसे हैं जो 26/12/2022 तक उनका बीएड कंप्लीट नहीं था, बीएड में उनका रिजल्ट नहीं जारी किया गया 26/12/2022 तक। तो कई बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर ऐसे बच्चे बाहर हो जाते हैं। तो आपको इस बात को भी बहुत ध्यान देना होगा कि इसमें जितने भी बीएड एपीयर यानी फाइनल ईयर में बैठने वाले बच्चे थे, या जो सीटेट में तुरंत बैठने वाले बच्चे थे, वो भी केंद्रीय विद्यालय संगठन के पीआरटी एग्जाम में कैंडिडेट थे। तो ऐसे बच्चे भी वहाँ सेलेक्ट होंगे, और उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो डेट है वो है 26/12/2022 तक। साफ लिख रखा है, एप्लीकेंट्स मस्ट सेटिस्फाई देमसेल्व्स अबाउट देयर एलिजिबिलिटी एज ऑन 26/12/2022 बिफोर अप्लाइंग। ठीक है, इसका मतलब है कि 26/12/2022 तक आपके पास आपकी सारी योग्यताएं कंप्लीट रूप से होनी चाहिए। वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट विल बी डन टू कंफर्म द एलिजिबिलिटी। ठीक है, और ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो इसके लिए देखे जाएंगे। ठीक है, साथ ही साथ में ओबीसी कैटेगरीज जो हैं वो कंसिडर्ड विच आर एप्लीकेबल फॉर अपॉइंटमेंट अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल। ध्यान देना है उनको कि जितने भी ओबीसी से रिलेटेड लोग हैं उनको सेंट्रल गवर्नमेंट वाला ओबीसी का प्रमाण पत्र भी बनवाना होगा। इसी के साथ साथ उन्होंने साफ कह दिया है कि अगर ओबीसी के कैंडिडेट जो कि क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं वो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए एंटाइटल्ड नहीं होंगे, उनको ओबीसी का कोई भी बेनिफिट नहीं मिल पाए। साथ ही साथ में जो ओबीसी एनसीएल नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करने वाले लोग हैं उनको अनेक्सर फर्स्ट में उन्होंने दिखा रखा है, अपना जो प्रारूप है उसका परफॉर्मा है उसी पर ही उनका सर्टिफिकेट होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप स्टेट वाला ओबीसी का सर्टिफिकेट बना लें। तो यहाँ पर ये कुछ छोटी छोटी सी बातें हैं जिसकी वजह से काफ़ी सारे बच्चे बाहर हो सकते हैं। ठीक है, काफ़ी सारे बच्चे बाहर हो सकते हैं। आगे की बात देखें ज़रा।
एक और इसमें सेक्शन जो कि इससे पहले की वैकेंसीज में नहीं था, दैट इज EWS, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। EWS कैटेगरी में भी बहुत सारे बच्चे बाहर हो जाएंगे, क्योंकि वो कैटेगरी के हिसाब से तो बैठे हैं EWS में, लेकिन उनके पास EWS की सारी योग्यताएं नहीं है। इतना आसान नहीं है EWS का सर्टिफिकेट भी बना लेना, क्योंकि 5 एकड़ में अगर आपके पास एग्रीकल्चर लैंड है, या 1000 स्क्वायर फीट का आपके पास कोई रेजिडेंशियल फ्लैट है, या 100 स्क्वायर यार्ड का, या जो अबव नोटिफाइड हैं म्यूनसिपलिटीज उसमें रेजिडेंशियल कोई प्लॉट है, या 200 स्क्वायर यार्ड का रेजिडेंशियल प्लॉट है, तो इस प्रकार से आपको EWS में नहीं माना जाएगा अगर ये सारी चीजें हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के कई सारे बच्चे EWS कैटेगरी में बैठ जाते हैं, लेकिन उनके पास उनका सर्टिफिकेट तैयार नहीं हो पाता है, तो वो बच्चे भी बाहर हो जाते हैं। अब कुछ बेसिक से क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं क्या क्या है। सबसे पहला तो मार्क्स कैलकुलेशन कैसे होगा, केंद्रीय विद्यालय संगठन जो मार्क्स कैलकुलेट करता है वो क्या है। एक तो कुछ बेसिक फंडामेंटल है, मैं तो नॉर्मलाइजेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल मार्क्स के कैलकुलेशन की बात कर रहा हूँ। जो बेसिक फंडामेंटल है वो केंद्रीय विद्यालय संगठन ने जारी किया हुआ अपने नोटिफिकेशन में कि जो रिटन है उस रिटन एग्जाम का तो वो 70% लेंगे। साथ ही साथ में जो इंटरव्यू है जो कि 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है ऑलरेडी, उसका 30% लेंगे, और इस प्रकार से कुल मिलाकर के 100% की मेरिट बनेगी। यानी कि रिटन के 70% को हम अगर x मान लें और इसको हम y मान लें, तो जो फाइनल कट ऑफ बनेगी वो x प्लस वाई इनके आधार पर बनेगी, कैपिटल X प्लस कैपिटल Y। अब मैं आपके लिए एक छोटा छोटा सा गणित बना करके दे देता हूँ, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि अगर आपके इतने क्वेश्चन सही हो जा रहे हैं तो आपका इतना नंबर बन रहा है। एक्चुअली सपोज कीजिए कि किसी कैंडिडेट के x मार्क्स रिटन में आए हैं, x मार्क्स का मतलब है इतने क्वेश्चन उसके सही हो जा रहे हैं, यानी 180 मार्क्स का ही था, ईच क्वेश्चन है 1 मार्क इक्वली मार्क और नो नेगेटिव मार्किंग, तो मैंने मान लिया कि उसके x नंबर आ रहे हैं 180 में से। तो सबसे पहले तो इसी को हमको परसेंटेज में बनाना होगा, तो ये परसेंटेज इसका बन गया। अब इसका भी हमको 70% लेना होगा, तो वो ये बन गया। अब इससे ये सारी चीजें जब कैंसिल हो जाएंगी, कुल मिलाकर के आपके पास सीधी सी बात आ गई है कि आपके जितने नंबर आए हैं उसमें 7/18 से गुणा कर दीजिए। किससे गुणा कर दीजिए? 7/18 से गुणा कर दीजिए, या 3.89 के आसपास आता है, इसके आधार पर आप लोग गुणा कर लीजिए। तो इससे आपको पता चल जाएगा, एक आइडिया आपको हो जाएगा कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं। 0.3 इस तरह से आएगा दशमलव में, लेकिन आप 7/18 से गुणा करेंगे तो आपको एग्जैक्टनेस मिल जाएगी। यानी ये जो वैल्यू है ये आपकी कैपिटल X की वैल्यू है। आपके नंबर X हैं, उसमें आपने क्या कर लिया, 7/18 से गुणा कर लिया, वो आपके कैपिटल X यानी कि रिटन के मार्क्स हो गए। इतने मार्क्स आपके फाइनल मेरिट जब बनेगी उसमें ले लिए जाएंगे। ऐसे ही इंटरव्यू का ले लीजिए, मान लीजिए इंटरव्यू में आपके Y मार्क्स हैं 60 में से, तो उसको पहले हमको परसेंटेज में बनाना होगा, और फिर उसका भी क्या लेना है, हमको 30% लेना है केवल। तो ये कुल मिलाकर के हो जाएगा कि जितने मार्क्स आपके आ रहे हैं, यानी जितने क्वेश्चन वहां आपके सही हो जा रहे हैं, उसमें 1/2 से गुणा कर दीजिए, सीधा सीधा केवल 1/2 से गुणा कर दीजिए, और ये y हो गया। इन दोनों को मिलाकर के आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, जो कि कैपिटल X प्लस कैपिटल Y हो जाए। ठीक है, ये जब मैं कट ऑफ एनालिसिस करूंगा उसमें भी मैं आपको बताऊंगा किस तरह से इसका गणित चलता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये बात एकदम सही है कि कैपिटल X जो है वो ज्यादा प्रभावी है। ऑब्वियसली दिख रहा है आपको कि रिटन का 70% दिखाई दे रहा है। मैं कुछ यूट्यूब चैनल्स को, कुछ और वीडियो बनाने वालों को देखता हूँ, वो अपना यूट्यूब चैनल के लिए वीडियो को हाईलाइट करने के लिए, व्यूज लेके आने के लिए पता नहीं क्या कह देते हैं। वो कोई तो ये कह रहा है कि अगर किसी के 150 नंबर हैं रिटन में 180 में से, तो वो भी फेल हो सकता है। ये कोई संभावना नहीं है, ये बिल्कुल भी संभावना नहीं है, क्योंकि रिटन का 70% ऑलरेडी है। 70% ऑलरेडी होने का मतलब ही ये हो जाता है कि लगभग कट ऑफ जितनी जाएगी फाइनल मेरिट की, उसी के आधार पर तो उसके मार्क्स ऑलरेडी हैं, कैसे उसको बाहर आप कर लेंगे। तो ये तो खैर उनकी अपनी बातें हैं, मैं किसी पर कोई टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। आप टीचर बनने जा रहे हैं, आप इतने समझदार खुद हैं, आप खुद भी अपना एनालिसिस सामने कीजिए, साथ में कीजिए, तो आपको खुद दिखाई देने लगेगा। तो कुल मिलाकर के आप अपने पहले मार्क्स को सिक्योर कर लीजिए। ये सिक्योर मतलब आपके जितने भी मार्क्स आए हैं तो उसको यहाँ X की जगह पर रख लीजिए, और फिर हम बताएंगे आपको कि आगे इंटरव्यू के लिए आपको कितना टारगेट, कितना सेफ स्कोर कर लेना ठीक रहेगा। ठीक है,
तो ये मैंने आपको बता दिया अभी थोड़ी देर के लिए मार्क्स कैलकुलेशन। अगर आप नॉर्मलाइजेशन की भी बात करें, क्योंकि पीआरटी में कई शिफ्ट हुई थी, शिफ्ट के हिसाब से नॉर्मलाइजेशन में कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। जितना आपका रॉ स्कोर बनेगा उस रॉ स्कोर के आसपास मुश्किल से 2 से 5 नंबर के आसपास, केवल 2 से 5 नंबर के आसपास ही रहेगा। और मैं आपको बता दूं कि कई बार आंसर की को लेकर के भी कई सारी समस्याएं बनती हैं, जो चलिए मैं आपको आगे डिस्कस करता हूं। सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्या वैकेंसी घटेगी या बढ़ेगी? मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, जितना मुझे अनुभव है 100% श्योर आपकी वैकेंसी अभी और बढ़ेगी। 100% आपकी जो वैकेंसी है पीआरटी की वो बढ़ेगी। हालांकि अगर आप टीजीटी पीजीटी की बात करेंगे तो टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी घटेगी, ये तय है। लेकिन यहाँ पर वैकेंसी पीआरटी की बढ़ेगी ही बढ़ेगी, ये भी तय है। बहुत ज्यादा अंतर नहीं आएगा, लेकिन हाँ अंतर आएगा। ये बढ़ेगी ही बढ़ेगी, ये मैंने आपको बता दिया। कितनी बढ़ेगी, कितनी सीटें बढ़ सकती हैं, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ मैं इतना कह सकता हूँ कि जो 2599 यूआर की है वो 2600 तो 100% हो जानी है। तो इस तरीके से जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको ध्यान रखना। वैकेंसी पीआरटी की बढ़ेगी, ये तय है। लेकिन उसके बढ़ने का मतलब, वैकेंसी के बढ़ने का मतलब कट ऑफ कम हो जाएगी या रिटन की कट ऑफ कम हो जाएगी, इस बात से कोई सरोकार नहीं है। इसके पीछे कई तर्क हैं। नंबर 1, लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जाम। जो लोग टीआरटी ऑलरेडी थे वो अपने आगे की तरफ टीजीटी के लिए, एचएम की पोस्ट के लिए कई जगह वो अप्लाई करते हैं, और वो वहां अगर सिलेक्ट हो जाते हैं तो वहां उनकी वैकेंसी खाली और ज्यादा हो जाएगी। हालांकि उसका 50% ऑलरेडी केवीएस लेके चलता है कि वो लोग सिलेक्ट हो ही जाएंगे, आगे प्रमोट हो ही जाएंगे। तो उसकी 50% जो मतलब सीटें अगर मान लीजिए 100 खाली होनी थी, तो उसका 50 से 60% को ऑलरेडी लेके ही चलता है कि हाँ ये खाली ही है, जो इसमें काउंट की हुई है, ऑलरेडी काउंट की हुई है, जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है। फिर भी कई जगह ऐसी चीजें आ जाती हैं जहां अनुमान से मुताबिक चीजें हो जाती हैं, तो लगभग 1% के आसपास, यानी कि यूआर कैटेगरी का 1% मैं कह रहा हूँ, तो 1% का मतलब हो गया कि लगभग 25 से 26 सीटों की घटा बढ़ी आपको देखने को मिलेगी, जिसमें बढ़ेगी ही, घटेगी तो नहीं, ये मैं आपको 100% कह सकता हूँ। ठीक, फाइनल आंसर की कितना बदलाव संभव, पता नहीं कितने सारे लोग क्या क्या ही दबाव डालते हुए और वीडियोस बनाने लगते हैं, मेरे समझ से थोड़ी सी बातें हट जाती हैं। मैं आपसे ही खुद से पूछता हूँ कि क्या एक संगठन, जो इतना बड़ा संगठन है, देश लेवल पर काम कर रहा है, क्या वो ऐसी छोटी मोटी गलतियां कर रहा होगा कि एक आंसर की जगह दूसरी आंसर की लग गई? क्या आपको लगता है कि वो लोग खुद नहीं देखते होंगे, एक बार फिर से चेक करके नहीं देखते होंगे कि हाँ सब कुछ ठीक है कि नहीं? पूरे का पूरा एक पैनल बैठा होता है, ऐसा नहीं कि एक दो आदमी केवल काम कर रहा है, पूरा का पूरा पैनल बैठा होता है, और वेबसाइट पर अपलोड करने के बाद फिर से पैनल उसको सब कुछ चीज चेक करके देखता है सब कुछ ठीक है कि नहीं। तो उसमें कुछ नहीं है। हाँ, फाइनल आंसर की में इतना जरूर है कि कुछ चैलेंजेबल जो क्वेश्चंस आएंगे उनको देखा जाएगा, जो उनका विषय विशेषज्ञ समिति है वो उस पर देखेगी, और आंसर में थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है। तो मैं इतना कह सकता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा 3 से 4% का चेंजिंग आपको देखने को मिल सकता है, यानी कि 4 नंबर या 3 नंबर किसी न किसी के बढ़ सकते हैं, इतना आपको चेंज देखने को मिल सकता है। एक साथ इतना परिवर्तन नहीं हो जाएगा कि कुछ तो यूट्यूब चैनल कह रहे हैं कि 50-50 क्वेश्चन जो है चैलेंजेबल है, इतना अंतर उसमें नहीं आ सकता, किसी कीमत पर नहीं आ सकता। ये मैक्सिमम भी मैं अगर बात करूं तो 5% से ज्यादा आपको चेंजिंग देखने को नहीं मिलेगी। फाइनल आंसर की कुछ ही दिनों में आने ही वाली है, उसके आधार पर आप अपना रॉ स्कोर तैयार भी कर लीजिएगा एक बार फिर से मिला करके कि आपके कितने मार्क्स बैठ रहे हैं। और जो मैंने आपको अभी एक्स और वाई के रूप में बताया, उस हिसाब से एक्स की जगह पर अपने मार्क्स रख के कैपिटल एक्स निकाल लीजिएगा, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैपिटल वाई के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। इंटरव्यू की तैयारी के लिए भी हम लोग अपनी सीरीज में आगे कुछ वीडियोस को देते रहेंगे, जिससे कि आपको आसानी हो जाए, आपको कुछ हेल्प मिल जाए। बहुत ज़्यादा इंटरव्यू की कोचिंग और ये सब करने की ज़रूरत नहीं होती है। इंटरव्यू मतलब साक्षात्कार, साक्षात्कार मतलब आपके व्यक्तित्व के बारे में जानना है, और वो व्यक्तित्व 1 दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में, 1 महीने में तैयार नहीं होता है। वो व्यक्तित्व आपकी पूरी लाइफ है, जो आप अपने पिछले 20 सालों में जितना सीखे हैं, समझे हैं, जितना विश्लेषण आपने किया है, जितना अवलोकन आपने किया, वो सब वहाँ झलकता है। और वो जो लोग बैठेंगे इंटरव्यू पैनल में, वो कोई बेवकूफ़ नहीं है, वो ऑलरेडी डिसाइडेड और पूरी यात्रा को किए वाले लोग हैं, जिन्होंने उस यात्रा को जिया है। तो वो आपको पलक झपकते ही पहचान लेते हैं कि हाँ आप में कहाँ क्या कमी है। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा कोई कोचिंग शेड्यूल वगैरह की जरूरत नहीं है। हाँ, टीचिंग प्रैक्टिस आप जरूर कर सकते हैं, क्योंकि इस बार
इंटरव्यू में बिल्कुल स्पष्ट रूप से कर दिया गया है। हालांकि इससे पहले भी ऐसा नहीं था कि डेमो टीचिंग नहीं होती थी, डेमो टीचिंग हमेशा से होती रही है, लेकिन इस बार इसको मार्क्स को ही अलग अलग 30+30 करके, ये 30 नंबर इंटरव्यू के लिए, 30 नंबर डेमो टीचिंग के लिए फिक्स कर दिया गया, जिससे कि टीचिंग को मुख्य रूप से प्रभावी रूप से देखा जा सके। अभी हम उस पर भी चर्चा करेंगे अलग से इंटरव्यू की वीडियो बना करके कि उसमें क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं और कैसे आप लोग तैयारी कर सकते हैं। ये मैंने कुछ लास्ट ईयर की कट ऑफ के बारे में बताने की कोशिश की है। ये टीजीटी पीआरटी की फाइनल कट ऑफ मार्क्स हैं 2018-19 के। यूआर कैटेगरी में आप देखेंगे टीजीटी इंग्लिश की 58.05 है, टीजीटी हिंदी की 55.90 है। ये x+y, ये x+y करके है, ठीक है। इससे बिल्कुल यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपका पेपर 180 नंबर का है, ये पेपर 150 नंबर का आया था, इस बात से कोई मतलब नहीं है। यहाँ x+y 100 में से मेरिट बनी हुई है, तो ये उसकी कट ऑफ है, यानी फाइनल कट ऑफ है। मैथ की 61.73 गई थी, और ऐसे ही पीआरटी की अगर आप बात करें तो 68.60 कट ऑफ ये गई थी, फाइनल कट ऑफ पीआरटी की, ठीक है। अभी हम इसका पूरा एनालिसिस करेंगे, अभी आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। पीजीटी वालों के लिए अगर मैं बताऊं इसी तरह से पिछले साल का ही, यानी कि 2018 वाली वैकेंसी के लिए कट ऑफ, तो ये जनरल में 105, 100, ये कट ऑफ x+y के लिए नहीं है, ये कट ऑफ रिटन की कट ऑफ है, केवल किसकी है, रिटन की कट ऑफ है, यानी इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट जो किए गए थे वो कट ऑफ है। तो इसमें पीजीटी मैथ के लिए 89, पीजीटी केमिस्ट्री के लिए 97। तो ये जो कट ऑफ थी ये 150 में से थी, यानी कि आउट ऑफ 150 क्वेश्चंस में से ये कट ऑफ जा रही थी। अभी पेपर 180 का हो गया है, तो आप ऑलरेडी इसमें कम से कम 20 नंबर बढ़ा लीजिए, कम से कम 20 नंबर इसमें आप इंक्रीज कर लीजिए, तो अपने आप उस रिटन कट ऑफ को आपके सामने आ जाएगी। ये टीजीटी पीएचई की कट ऑफ 80, टीजीटी आर्ट एंड एजुकेशन की 111, डब्ल्यूईटी की 106। मैं अनरिजर्व कैटेगरी को लेकर के ही बात करूंगा, बाकी को उसमें 1-1, 2-2 नंबर आप कम करते हुए शेष कैटेगरी पर बात कर सकते हैं। ये मैंने एक एनालिसिस के लिए तैयार किया है, और ये ईयर है 2016 में एक वैकेंसी थी, 2018 में, और अब 2022 की वैकेंसी, यानी जो 2023 में ज्वाइनिंग होगी। अगर मैं बात करूं तो कुल मिलाकर के वैकेंसी 2016 में 4348 थी, जिसमें से 2200 अनरिजर्व कैटेगरी में थी, यूआर कैटेगरी में। 3000 यहाँ थी 2018 में, जिसमें से 1500 यूआर कैटेगरी में थी, और 6414 अब की है 2022 की, जिसमें से लगभग 2600 यूआर कैटेगरी की है। अगर रिटन की कट ऑफ देखें, यानी कि इंटरव्यू के लिए कॉल किए गए जो बच्चे थे, उनकी कट ऑफ 2016 में 100 की थी, यानी कि 2200 का 3 गुने बच्चों को सिलेक्ट किया गया था, यानी 6600 बच्चे, यानी 3 टाइम्स बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया गया था। तो 6600वां जो बच्चा था उसके 100 मार्क्स थे, ठीक है। लेकिन आना इसको कितने में है, 2200 के अंतर्गत आना है, तो इसको अभी इंटरव्यू में भी कितना काम करना पड़ेगा, इस पर हम लोग अभी चर्चा करेंगे। ऐसे ही 95 मार्क्स जो हैं वो कट ऑफ गई थी 2018 वाले की, जिसमें 3 गुना अगर करें अनरिजर्व कैटेगरी में तो 4500 बच्चों को सिलेक्ट किया गया था, और 95। इसी तरीके से अगर हम यहाँ की बात करें तो 2600 का 3 गुना लगभग 7800, 7800 बच्चों को सिलेक्ट किया जाना है फॉर इंटरव्यू, और 6414 यानी वैकेंसी लगभग दोगुने से भी ज्यादा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये जो सिनेरियो है ये 2016 से लगभग मैच करेगा। इस सिनेरियो में अगर आप देखेंगे तो जो रिटन की कट ऑफ 2016 में गई थी उसी के आसपास चीजें यहाँ देखने को मिल सकती हैं। अच्छा, एक चीज आपको नोट करने की जरूरत है कि यहाँ पर जब कट ऑफ वैकेंसी ज्यादा थी तो कट ऑफ ज्यादा थी, 100 के आसपास थी। यहाँ पर जब कट ऑफ 3000 थी, 95 थी, तो वैकेंसी 3000 थी, यानी वैकेंसी जब कम हो गई तो कट ऑफ भी कम हो गई, जबकि वैकेंसी कम होने पर कट ऑफ ज्यादा जानी चाहिए। तो इसका वजह थी पेपर में कुछ चेंज होना। जो 2016 वाला पेपर था वो ओल्ड पैटर्न का था और आसान भी था, और उसमें लगभग 5 या 6 ही सब्जेक्ट इंक्लूड रहते थे। 2018 में पैटर्न को बदला गया, हालांकि 150 का ही 2016 में भी था, 150 का ही 2018 में भी था, लेकिन यहाँ थोड़ा सा न्यू पैटर्न को लेके आए और यहाँ लगभग 12 से 13 सब्जेक्टों को उसमें इंक्लूड कर दिया गया, जिसकी वजह से कट ऑफ में कमी देखने को मिली। इसके बाद में 2022 में फिर से न्यू पैटर्न यानी 180 को लेकर के काम किया गया है, और जो सीडीपी पोर्शन है उसको भी बहुत तरीके से चेंज किया गया है। तो उसमें भी देखने को मिल सकता है कि ये कट ऑफ 110 के आसपास जानी चाहिए।
जहां 150 में से 100 के आसपास 2016 में कट ऑफ जा रही थी, वहां यहाँ 180 में से 110 प्लस अगर आपके मार्क्स हैं तो मैं कह सकता हूं कि आप इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर लें। 110 प्लस अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं, यानी 180 में से 110 प्लस आपके क्वेश्चन सही हो जा रहे हैं, तो आप इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर लें, क्योंकि 7800 कैंडिडेट में, यानी यूआर कैटेगरी की ही मैं केवल बात कर रहा हूं, तो उसमें आपका शॉर्ट लिस्ट होना तय है अगर आपके 110 प्लस मार्क्स हैं। ठीक है, अगर किसी के 120 प्लस हैं तो वो तो 100% श्योरिटी के साथ इंटरव्यू की बहुत अच्छे से तैयारी शुरू करे, पूरी ताकत के साथ तैयारी शुरू करे, क्योंकि उसका सिलेक्शन होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो आप लोग अगर 120 प्लस वाले हैं तो उसमें आपको खूब मेहनत करने की जरूरत तो पड़ेगी ही इंटरव्यू में। अगर आप 150 प्लस मार्क्स रखते हैं, 180 में से 150 प्लस ऑलरेडी बहुत हो जाता है, क्योंकि ये 80% से भी ज्यादा का स्कोर हो गया, तो आपको 10% तो इंटरव्यू में अपने आप ही मिल जाना है। 10% जब इंटरव्यू में मिल जाएगा, और किसी का अगर 150 प्लस स्कोर है तो उसको इंटरव्यू के लिए बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसमें टीचिंग टैक्टिक्स हैं ही ऑलरेडी, क्योंकि 150 स्कोर करने का मतलब है कि उसने सीडीपी में भी अच्छा स्कोर किया है, और सीडीपी इस बार की ऐसी नहीं थी जिसको आप रट्टा मार के दे देंगे। तो कुल मिलाकर के उसमें टीचिंग टैक्टिक्स हैं, और वो अपने आप ऑलरेडी वहां से निकल के आ जाएगा, और वो शॉर्ट लिस्ट होना ही है बच्चा। तो कुल मिलाकर के फाइनल कट ऑफ की भी अगर हम बात करें, तो ये फाइनल कट ऑफ एक्स प्लस वाई इनको साथ में लेकर के है ना। तो ये मैंने 72 के आसपास कैलकुलेट की है, जो मेरा अपना एनालिसिस है वो 72 के आसपास मैंने इसको कैलकुलेट किया हुआ है। अगर मैं ये मान के चलूं, यहाँ पर जितना भी आप देख रहे हैं 150 का 60% अगर आप देखते हैं, 60% प्लस का अगर आप देखते हैं, तो ये लगभग 90 क्वेश्चन आता है। ठीक है, 90 क्वेश्चन, 90 प्लस यानी कि 100 के आसपास। 2018 की बात करें तो 150 का अगर आप देखें 60%, तो वो 90 प्लस यानी कि 95 के आसपास है। ऐसे ही मैं अगर 180 का 60% देखता हूं तो वो 108 प्लस इसके आसपास आता है। तो ये 110 या 115 प्लस ये आपका रिटन का कट ऑफ जा सकता है, जो मेरा एनालिसिस कह रहा है। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं फाइनल कट ऑफ की बात करूं, तो मैं सीधे सीधे इंटरव्यू जो कि 60 नंबर का है उसका 1/2 से गुणा करेंगे, 30 नंबर बनता है। अगर एक बच्चे के अगर 60 में से 60 नंबर इंटरव्यू में आते हैं तो उसके 30 नंबर ऐड किए जाएंगे। 30 नंबर ऐड करने का मतलब है कि अगर कोई बच्चा रिटन में 110 से 115 के आसपास लेके आता है तो उसके लगभग 45 के आसपास नंबर बनेंगे, और उसमें सीधे सीधे हम 30 को अगर ऐड कर दें तो 75 के आसपास उसकी फाइनल कट ऑफ जाएगी। तो 75 से थोड़ा सा कम ही रहेगी। तो जिसको मैंने कैलकुलेट किया है 28 काउंट करके, 30 ना लेकर के इंटरव्यू को 28 काउंट करके मैंने लिया है, तो वो 72.77 के आसपास फाइनल कट ऑफ देखने को मिल सकती है। इसका मतलब क्या हो गया कि आपको कितना स्कोर करना ठीक रहेगा इंटरव्यू के लिए। तो इसके लिए आपको इंटरव्यू के लिए लगभग लगभग अगर हम बात करें इंटरव्यू के लिए आपको कितना, अगर 110 से 115 मार्क्स आपके हैं रिटन में, तो आपको कितना इसके आसपास के लिए मैं बात कर रहा हूँ। आपके इससे ज़्यादा हो तो उस हिसाब से आप इंटरव्यू में अपना कम कर लीजिएगा। इसके आधार पर आपको लगभग 50 प्लस मार्क्स आपको इंटरव्यू में लेना होगा। 50 प्लस मार्क्स आपको इंटरव्यू में लेना होगा, तब जाकर के आप शॉर्ट लिस्ट हो पाएंगे फाइनल मेरिट में। ठीक है, तो 50 प्लस इंटरव्यू आपको लेना ही लेना है, जिसमें दो पार्ट्स हैं। अब दो पार्ट्स हैं, 60 में से 50 प्लस मार्क्स लेने के लिए आपको 30 नंबर और 30 नंबर दोनों में ही अच्छे मार्क्स लेके आने होंगे, तभी आप 50 प्लस स्कोर अच्छे से वहां कर सकते हैं। ये इंटरव्यू की जो बातें हैं वो हम आगे इंटरव्यू की वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी, उसी में आपको हम चर्चा करेंगे कि कैसे कैसे आप 30 और 30 की तैयारी कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के मैंने अभी अभी आपको बताया कि आपको इंटरव्यू के लिए जो सेफ स्कोर है वो आपको 50 प्लस देखना चाहिए। तो अभी हमने आप लोगों को बताया कि अगर आपके रिटन में 110 से 115 के बीच में मार्क्स हैं, यानी 110 प्लस आपके मार्क्स हैं, तो आप इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है। ठीक है, दो बातें हैं। नंबर एक, इंटरव्यू के लिए आपके पास बहुत अधिक समय नहीं मिलेगा, मुश्किल से 45 दिन का समय, ज्यादा से ज्यादा, दैट इज मैक्सिमम। ये मैक्सिमम टाइम आपको देखने को मिलेगा, यानी कि सारे के सारे इंटरव्यू मई तक फिनिश हो जाएंगे। मई के आसपास तक सारे के सारे इंटरव्यू फिनिश हो जाएंगे, ये आपको देखने को मिल जाएगा। मार्च के लास्ट तक आपका रिटन का जो शॉर्ट लिस्ट है वो फाइनल हो जाएगा और आपके इंटरव्यू शुरू हो जाएंगे।
और पूरा अप्रैल और लगभग आधा मई तक ये इंटरव्यू चलेंगे। तो आपको मई के महीने में आपको इंटरव्यू फाइनल रूप से फिनिश हो जाना है। तो 45 दिन का ही समय मिलेगा, ये मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा समय आपको नहीं मिलना है। तो इंटरव्यू की आप तैयारी शुरू कर लें। इसी के साथ साथ दूसरा जो क्वेश्चन है कि इंटरव्यू के लिए जो सेफ स्कोर है वो क्या रह सकता है। तो मैंने अभी अभी आपको बताया, अगर आप यहाँ बिलो करते हैं 110 से 115 के आसपास ही हैं, बिल्कुल लोएस्ट लेवल पर हैं, तो आपको 50 प्लस स्कोर करना सेफ रहेगा इंटरव्यू के लिए। आउट ऑफ 60 आपको 50 प्लस स्कोर करना ही होगा, तो ही आप शॉर्ट लिस्ट की उम्मीद कर सकते हैं फाइनल मेरिट में, वरना आप पिछड़ जाएंगे। तो आपको यहाँ पर भी इस बात की तैयारी करनी है कि 50 प्लस स्कोर आपको तैयार करना है। अब जैसे अगर आप 150 प्लस नंबर लिए हुए हैं 180 में से, आउट ऑफ 180 आप 150 प्लस वाले हैं, तो आपको इंटरव्यू में मुश्किल से केवल 20 नंबर की तैयारी करनी है। आपके 20 से अधिक नंबर आ गए और आप शॉर्ट लिस्ट हैं, और ये एकदम तय है कि 60 में से 10 नंबर तो आपको मिलने ही मिलने हैं। आप वहाँ कुछ भी बोलेंगे भी नहीं, कुछ नहीं करेंगे, तो वहाँ लगभग 10 नंबर आपको मिलने ही मिलना है, मिनिमम मार्क्स आपको दिए ही जाते हैं। क्योंकि आप इतने 150 प्लस स्कोर करके जब वहाँ पहुँच रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं है कि आप एकदम बेकार कैंडिडेट हैं, कुछ ना कुछ आपको मार्क्स वहाँ मिलेंगे। तो बहुत ज़्यादा जो नंबर हैं 140 130 प्लस वाले हैं, उनको लगभग 30 40 इस तरह से मार्क्स सिक्योर करने की ज़रूरत है, बस उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन जो 110 से 120 के बीच में हैं, उनको पूरा 50 प्लस मार्क्स की तैयारी करनी होगी, तो ही आप शॉर्टलिस्ट हो पाएंगे। इसकी वजह है, अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूं और मैं ये मान लूं कि 2600 बच्चों का सिलेक्शन यूआर कैटेगरी में होना है, तो 3 गुने बच्चे इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे, यानी 7800। अब 7800 वाले बच्चे के 115 नंबर हैं या 120 नंबर हैं, अब वो अगर 50 प्लस मार्क्स नहीं सिक्योर करेगा तो वो 2600 में यहाँ नहीं आ पाएगा। ये 7800 से 2600 में आने का युद्ध भी एक महायुद्ध है, ये आपको देखना होगा। 7800 में से 800 बच्चों को मान लीजिए कि वो किसी न किसी वजह से बाहर हो गए, ठीक है, मान लीजिए कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की वजह से बाहर हो गए, या मान लीजिए उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, या कहीं और सिलेक्शन हो गया, या कुछ और बात रही। लेकिन 7000 बच्चे हैं, 7000 में से आपको 2600 में आना है, तो आपको हर दूसरे कैंडिडेट को पीछे छोड़ रहा होगा। लगभग 2.5 के आसपास ये रेशियो बैठता है। तो हर लगभग 2 में से एक बच्चा बाहर हो जाएगा और एक बच्चा सिलेक्ट होगा। तो इस तरीके से जब चीज़ों को आप देखेंगे, तो आपको 50 प्लस स्कोर करना ज़्यादा सेफ रहेगा इंटरव्यू के लिए, अगर आप 120 के आसपास रॉ स्कोर किए हुए हैं। तो ये आपके लिए इंटरव्यू के लिए सेफ स्कोर हो गया। अब आप इसको कैसे देखते हैं, मैं नहीं मानता कि जो 30 नंबर का इंटरव्यू है उसमें आपको 30 में से 30 मिल जाएंगे, क्योंकि वहां पर कुछ ना कुछ चीज़ों में कमी कहीं ना कहीं देखने को मिल सकती है। लेकिन जहाँ टीचिंग एप्टीट्यूड वाला है, वहाँ आपको 25 प्लस स्कोर करना बहुत आसान है, और यदि आप टीचिंग लाइन में जा रहे हैं तो इस पर हम अलग से भी वीडियो पर चर्चा करेंगे कि जो केवी में जब इंटरव्यू होते हैं तो इंटरव्यू पैनल क्या आपसे उम्मीद करता है, केवी प्रोडक्ट आपको वो कैसे ढूंढना चाहता है, कैसे वो ये उम्मीद करता है कि आप केवी को छोड़ करके नहीं जाएंगे। क्योंकि बहुत से बच्चे होते हैं जो पहले नौकरी सिर्फ पाना चाहते हैं, इसलिए वहां जाते हैं, और वो उसका माइंड रीड कर लेते हैं, और इसलिए वो ऐसे कैंडिडेट को नहीं शॉर्टलिस्ट करते हैं जो 2 साल में 3 साल में केवी को छोड़ करके चला जाएगा। तो क्योंकि केंद्रीय विद्यालय संगठन जैसी संस्था अपने कैंडिडेट पर जो उसका प्रोबेशन पीरियड होता है, उस पीरियड में बहुत पैसा खर्च करता है। केंद्रीय विद्यालय संगठन उसके ट्रेनिंग्स वगैरह के लिए बहुत पैसा खर्च करता है, और अगर वो इस तरह से छोड़ के चला जाता है तो काफ़ी लॉस तो होता ही है। तो इसलिए भी वो ऐसे कैंडिडेट प्रोडक्ट यानी केवी प्रोडक्ट के रूप में कैंडिडेट का सिलेक्शन करते हैं जो केवी का साथ दे, यानी उसके साथ तालमेल बना के चल सके। दूसरा, कई बार कुछ कैंडिडेट जो हैं वो प्रयोग धर्मी नहीं होते हैं, उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस इन टीचिंग करने का वो नहीं होता है, तो एक्सपेरिमेंट जब वो नहीं करना चाहते हैं, और केंद्रीय विद्यालय संगठन देश की शिक्षा के लिए एक प्रयोगशाला है, तो वहाँ पर जितने भी नवाचार इनोवेटिव आइडियाज़ हैं सब एजुकेशन से रिलेटेड सब वहीं लागू होते हैं। तो इसलिए भी वहाँ पर ऐसे कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाता है जो एंथुसियास्टिक हों, जिनमें काफ़ी उत्साह हो, जो प्रयोगधर्मी हो, जो काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट इन एजुकेशन कर सकें, शिक्षा से जुड़े हों, तो उन लोगों का वहाँ सिलेक्शन किया जाता है। तो ये कुछ चीज़ें थी जिसके आप लोग अपने बारे में जान चुके होंगे कि आपका रॉ स्कोर कितना है, कितनी कट ऑफ जा सकती है। कट ऑफ एनालिसिस मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से बता दी।
3 साल को मैं लेकर के चला हूँ, 2016 का भी 18 का भी। उससे पहले का इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो बहुत पुराना हो जाता है, उससे मैच कर पाना थोड़ा मुश्किल है। ये मैंने आपको एक्सपेक्टेड कटऑफ भी बहुत अच्छे से बता दी, उसके रीजंस क्या हैं वो भी मैंने आपको बता दिए, और सेफ स्कोर भी मैंने आपको बता दिया है। और अगर आपके इतने नंबर हैं तो आप इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर दें, ये भी मैंने बता दिया है। तो ये था आज का वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दूसरे अपने साथियों के साथ शेयर करें जिससे कि उनको भी इस तरह की वीडियोस पता चल सकें। टीचिंग से रिलेटेड जितने भी और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उन सब से रिलेटेड तैयारी भी चैनल पर कराई जाती है, तो इसलिए भी आपके लिए हमारी वीडियो यूजफुल हो सकती है। तो वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें, शेयर करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब हम इंटरव्यू की कुछ और सटीक जानकारी लेकर के आपके सामने प्रस्तुत होंगे और उसकी कुछ प्लानिंग भी आपके साथ शेयर करेंगे। और इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।